भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष के नाते सबको जय श्री राम और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने किसी न किसी मुद्दे पर जोड़ने का जो प्रयास किया, मैं स्पर में था, लेकिन मैं तुरंत रुका हूं और बैठ के अब आपसे बातचीत कर रहा हूं। जी बिल्कुल मोहनलाल बड़ोली जी, आप हमेशा समय हम लोगों को देते हैं, इसके लिए बहुत आभार आपका। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है, क्योंकि इस समय जो सबसे बड़ा और ज्वलंत मुद्दा मुझे दिख रहा है, और हरियाणा के लिहाज से भी अगर मैं इसको देखूं, तो वो है किसान। 6 तारीख को किसानों ने कॉल किया है कि वो दिल्ली जाएंगे। अभी भी एक मीटिंग चल रही है, जो जानकारी मैं दर्शकों को अभी दे रहा था। कैसे देखते हैं, और किसान जो बात कह रहे हैं उस पर आपका क्या पक्ष है? पार्टी इसको लेकर क्या सोचती है? हमारी भारतीय जनता पार्टी और हमारे हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो एक किसान है, किसान परिवार से हैं, बचपन से किसानी की है, किसानी को जिया है। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम मेरे जैसे नेता भी, जिन्होंने खेती खुद की है, अपने हाथ से खेती की है, किसानी का काम किया है, और किसान को लेकर जिस प्रकार से हम किसान की भलाई के लिए, किसान के उत्थान के लिए जो 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने की पहल हमारी सरकार ने की है, और हमारी हरियाणा प्रदेश में पहली ऐसी सरकार है जी, जिसने किसानों को 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने की जो सुविधा दी है। और आज मैं पूरे विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा में जहां 24 फसलें खरीदने का किसानों को जो लाभ दिया है, जहां से किसान जो आंदोलन कर रहे हैं जी, उस प्रांतों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, उस सरकार ने कभी भी किसानों के साथ बातचीत नहीं की और कभी भी किसानों का समाधान का रास्ता नहीं निकाला। और पंजाब सरकार से तो हमने निवेदन किया था कि कम से कम जो 5 फसलें जी, जो पंजाब में ज्यादा उगाई जाती है, कम से कम 5 फसलें एमएसपी पर खरीदने की गारंटी पंजाब सरकार दे, ताकि किसानों का ये धरना जो चल रहा है पंजाब में जी, जी, ये समाप्त हो। लेकिन उन्होंने इसका राजनीतिक लाभ लेने के चक्कर में ये सारा कुछ किया हुआ है। और ये देश किसानों का देश है। किसान कहीं भी आए, कहीं भी जाए, किसान अपनी कहीं भी मांग करे, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था के तहत करे कि ताकि दूसरे आदमी को कोई परेशानी ना हो। और किसान जहां सबका पेट भरने की चिंता करता है, अन्नदाता है, और अन्नदाताओं से भी हमने कई बार बातचीत की है जी, और निवेदन भी किया है कि जो लोकतंत्र की प्रक्रिया है, लोकतंत्र में सबका हक है कोई ना कोई प्रदर्शन करना, अपनी मांग को रखना, लेकिन वो एक ऐसे मर्यादित दायरे में हो ताकि समाज के दूसरे लोग उससे कोई परेशानी ना हो। तो सबकी परेशानी का हल देखते हुए अपने सही ढंग से कोई आंदोलन करना चाहता तो कर सकता है। सरकार बातचीत के रास्ते सरकार के खुले हैं, और हम हमेशा से किसान के भले की सोचते हैं। किसान के लाभ के लिए जो सरकार ने करना चाहिए उससे आगे बढ़कर हम कदम उठाते हैं। बिल्कुल मोहनलाल बड़ोली जी, क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं वो एक तो दिख भी रहा है, आप लोग लगातार चूंकि इलेक्शन में भी इस बात को कहते रहे, उस पर तो मोहर भी जनता ने लगा दी। 24 फसलें आप लोग कहते हैं एमएसपी पर, आप जो भी फसल हरियाणा में हो रही उसको भी खरीद रहे हैं एमएसपी पर। फिर क्या कारण हो जाता है कि बार बार हम लोग देखते हैं कि इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं प्रदेश के अंदर, इसको लेकर के फिर जो विपक्ष है वो अब बयानबाजियां या प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है कि भाई आपको बात करनी चाहिए, किसानों की समस्या का समाधान करना चाहिए। ये क्या परिस्थितियां बन जाती हैं मोहनलाल? ये जो कांग्रेस के नेता जो एक लंबी लंबी झूठ बोलने का काम करते हैं, रोज टीवी चैनल पर बैठ के कहते हैं सरकार ने बात करनी चाहिए। जहां कांग्रेस की सरकार है वो लागू करके दिखाए कि हमने ये कर दिया, हमारी सरकार ने ये कर दिया, तो वो दूसरी सरकार से अपनी मांग रखे। और हमने जैसे करके दिखाया है, हरियाणा के किसानों की कुछ फसलें एमएसपी पर खरीदने की गारंटी हमने दी है और लगातार खरीदारी कर रहे हैं। इसी प्रकार से जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, या और जो दूसरे दलों की भी कई जगह सरकारें हैं, वो वहां पर किसान के लिए उस प्रकार की सुविधा दे ताकि किसान की समझ में आए, देश की जनता की समझ में आए, ताकि भाई ये सरकार क्या कर रही है और बीजेपी की सरकार क्या कर रही है। मोहनलाल बड़ोली जी, इससे इतर एक प्रश्न मेरा और भी है, वो भी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते एक बड़ी जिम्मेदारी है, और सदस्यता अभियान मैं देख रहा हूं कि इस समय चल रहा है सभी प्रदेशों में, और हरियाणा में भी आप लोग उसको आगे गति दे रहे हैं। किस तरीके से ये आगे बढ़ता हुआ प्रदेश के अंदर नजर आ रहा है? जो आप लोग को टारगेट्स दिए गए हैं वो कहां तक अचीव हुए हैं? क्या प्रगति है इसमें? आज की डेट में 24 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने हैं, और कल की प्रेस वार्ता में मैंने बताया था कि 23 लाख सदस्य बने, और
99,746 सदस्य आज बढ़े हैं। हम्म, 24 लाख से ज्यादा सदस्य हमारे हुए हैं। 50 लाख का ये टारगेट है। और हरियाणा प्रदेश में 20,629 बूथ हैं। प्रत्येक बूथ पर 3 हमारे सक्रिय कार्यकर्ता भी बनेंगे। और वो सक्रिय कार्यकर्ता जब बनेंगे, 50 सदस्य, प्रत्येक सक्रिय कार्यकर्ता जो बनाता है 50 सदस्य, जी वो जी। सक्रिय कार्यकर्ता बनता है। उस प्रकार का अभियान भी अब चला है। मुझे लगता है कि जो हमने टारगेट लिया था 50 लाख सदस्य बनाने का, हम उससे भी आगे बढ़ के सदस्य हमारे बनेंगे। और बहुत मजबूत संगठन हरियाणा प्रदेश में है, जिस संगठन की ताकत के आधार पर आज हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं, उनके कारण से देश प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ा है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, आज हरियाणा में भी है। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चंडीगढ़ में एक ऐसे कार्यक्रम में आए थे जिसमें 3 कानून जी जी। पर जो पूरे देश में ये बहस का मुद्दा भी है। पूरे देश की जनता ने इस कानून के बारे में समझने की भी बात है। और जिस प्रकार से 1860 में जो आईपीसी की धारा के तहत अंग्रेज हुकूमत ने अपने हिंदुस्तान के लोगों को गुलाम बनाने की एक प्रक्रिया जो आईपीसी एक्ट के तहत 1860 में उन्होंने लागू की थी, ऐसे उन कानूनों में संशोधन करते हुए आज के भारतीय नागरिक को एक सम्मान के साथ जीने का हक मिले, अपनी बात कहने का हक मिले और जल्दी से उसको न्याय मिले। बहुत सारे कानूनों में बहुत देरी हो जाती है और देरी भी एक सजा है। तो अपराधी को कम समय में सजा मिले, उसका एक मैसेज जनता में जाता है। जी जी। और अगर उसमें देरी मिलती है तो जनता भी ये सोचती है कि कोई अपराधी अपराध करके सजा नहीं भुगत पाता, तो जनता में भी एक उसका आक्रोश होता है। और जिसके ऊपर अत्याचार होता है उस आदमी को रोज चिंता रहती है कि अपराधी को सजा मिले। इस प्रकार की सोच के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020 में एक प्रक्रिया को शुरू किया था। सभी न्यायाधीशों से, रिटायर्ड न्यायाधीशों से और देश के ऐसे बुद्धिजीवी जो इस कानून के बारे में अच्छे से जानकार हैं, उन सब की राय ली गई। एक बहुत बड़ा मंथन हुआ और बहुत सारे विचारों को सम्मिलित करते हुए एक कानून की जो प्रक्रिया बनी है और उसको अमल में लाने का जो काम शुरू हुआ है, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी चंडीगढ़ में थे। और चंडीगढ़ को जिस चंडी माँ के नाम से जाना जाता है, जो एक शक्ति की प्रतीक है, ये कानून देश की जनता के लिए शक्ति का काम करेंगे। ऐसे चंडीगढ़ जैसे स्थान पर आकर जिस प्रकार से आज एक जनता के बीच में प्रधानमंत्री जी जो संबोधन करके गए हैं और पूरा कानूनों के बारे में जिस प्रकार से बताने का काम किया है, ये आपके टीवी चैनल के माध्यम से जब इस चीज का प्रचार होगा, इस चीज के बारे में बताया जाएगा, तो आम गरीब आदमी जो डरता है कानून से भी उसको डर लगता है। जो 0 FIR जैसी व्यवस्था इस कानून के तहत दी है और एक अपराध करने वाले व्यक्ति को आज उदाहरण दिया। एक मोटर व्हीकल चोरी एक्ट में 2 महीने 11 दिन में सजा कोर्ट ने सुनाई। जी। और हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने जिस प्रकार से इस पर अमल किया है, पूरे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीशों ने जो इसमें विचार अपने रखे और सभी के बीच में जिस प्रकार से आज चर्चा हुई है, ये बहुत अच्छी पहल है। क्योंकि हमने विकसित भारत का जो संकल्प लिया है और देश विकसित राष्ट्र बने, ये देश विकसित भारत जब 2047 में बने, तो उससे पहले इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं। आज 1500 ऐसे कानून जो अंग्रेजों के द्वारा थोपे गए थे, उनको भी समाप्त करते हुए, उनमें संशोधन करते हुए जी। एक गरीब आदमी को न्याय देने की जो प्रक्रिया की शुरुआत हुई है, इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। जी। मोहनलाल जी, अब थोड़ा विपक्ष की भी मैं बात करता हूं। एक तो सबसे बड़ा और यक्ष प्रश्न इस समय प्रदेश के सामने जो है, विपक्ष अभी तक अपने नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पाया है। सवाल जब भी पूछा जाता है तो उसके जो जवाब हैं वो आप देख रहे हैं किस प्रकार से दिए जाते हैं। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या कारण आपको दिखता नजर आ रहा है कि अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाए? ये कांग्रेस की कमजोरी है। ये कांग्रेस का जो पाप जनता के साथ किया है और जो कांग्रेस के नेताओं की जो एक मानसिकता ऐसी बन गई है कि किसी भी बात को लटका के रखना, झूठ में बहका के रखना, उसी प्रकार से है। वो अपने विधायकों को भी आज संतुष्ट नहीं कर पाए
अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को भी संतुष्ट नहीं कर पाए। वो किसी की बात को सुनते नहीं है। कभी अपने प्रभारी पे इल्जाम लगाने का काम करते हैं, कभी अपने अध्यक्ष पर लगाने का काम करते हैं, कभी अपने राष्ट्रीय नेतृत्व पर। तो इस प्रकार की उनकी मानसिकता हो गई है। नहीं तो एक 37 विधायकों में एक विधायक को चुनना था, उसके लिए भी किसी का हेम आड़े आता है। आज जिस प्रकार से कांग्रेस की हालत हुई है, ये कांग्रेस के पाप के कारण से हुई। देखिए मोहनलाल बड़ोली जी, अभी हम लोगों ने देखा सीडब्ल्यूसी की एक मीटिंग हुई जिसमें बहुत सारे कारण तलाशे गए। फिर हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में भी ये कहा गया कि भाई यहाँ भी कुछ बड़े परिवर्तन करने होंगे। कुछ कारण गिनाए गए कि गुटबाजी या बयानबाजी, ये सब कारण चुनावों में हार का बना। ये जो मीटिंग हो रही है या उस पर जो टिप्पणियां हो रही हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? ये कांग्रेस जो है ऐसे घमंड के घोड़े पर सवार थी, अभिमान के घोड़े पर सवार थी। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच में रह के हौसले के साथ, हिम्मत के साथ अपनी सच्चाई को जनता के बीच में रख पाया है, जनता का विश्वास जीत पाया है। और जनता का विश्वास जीतने के कारण से ही भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और कांग्रेस जिस घमंड के साथ चुनाव लड़ा है वो सबके सामने है। एक और बड़ा प्रश्न हम लोग देख रहे हैं लगातार, चूंकि कांग्रेस के नेताओं से ये पूछते हैं जब भी और इस चुनाव के परिणाम के बारे में, तो वो ईवीएम की भी बात उसमें शुरू करते हैं। फिर वो ये भी कहते हैं कि देखिए बहुत कम वोटिंग परसेंटेज जो है, जो आंकड़ा है हमारा वो रहा है। और साथ में फिर वो ये भी कह देते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है उसको वो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, उसमें आप लोग अभी आज देखिए आगे आने वाले समय में जनता इन सारी चीज़ों का अपने आप हिसाब करेगी। कैसे इन सारी चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि अभी भी परिणाम को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी लोकतंत्र का सम्मान नहीं किया है। और कांग्रेस के नेताओं की ऐसी मानसिकता हो गई है, जब वो चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम ठीक है। अभी उनके नेता जो जीत का आए उनके लिए ईवीएम ठीक है, जो उनके नेता हार चुके हैं उनके लिए ईवीएम खराब है। ये दोहरी मानसिकता कांग्रेस के लोगों की है। और अपनी जेब को मिटाने के लिए कोई ना कोई वो एक झूठ का सहारा लेके वो चलते हैं। और झूठ का सहारा ज्यादा दिन तक नहीं चलता। काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। कांग्रेस का जो झूठ है वो जनता की समझ में आ चुका है। मोहनलाल जी, एक अंतिम प्रश्न मेरा आपसे यही है, चूंकि संगठन की जिम्मेदारी पूरी आपके ऊपर है, बतौर प्रदेश अध्यक्ष किस तरह से इसको मजबूत कर रहे हैं, कैसे पार्टी को और मजबूत और संगठित करके आगे ले जाएंगे प्रदेश के अंदर? अभी चूंकि निकाय के भी चुनावों में आप लोगों को जाना है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? ये हमारा जो सदस्यता का अभियान चला है, इसमें हमारे जो बूथ का कार्यकर्ता है, मेरा बूथ सबसे मजबूत और बूथ जीता चुनाव जीता, ये हमारी पार्टी का मूल मंत्र है। ये हमारी शक्ति का प्रतीक है और हम इसी पर काम करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता जो घर घर जाके लोगों को बधाई दे रहे हैं कि हमारी तीसरी बार सरकार बनाने का जो सहयोग जनता ने किया है, हम उनका घर जाके धन्यवाद कर रहे हैं। घर जाके ही उनकी सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। जब तक हमारी सदस्यता नहीं होगी और घर घर जाके हम अपनी सदस्यता के अभियान को चलाए हुए हैं, यही हमारे संगठन की ताकत है और यही हमारी जीत का कारण है। बहुत शुक्रिया मोहनलाल बड़ोली जी, एक बार फिर से आपका। आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, प्रदेश के जो तमाम राजनीतिक मुद्दे हैं उस पर आपने अपनी प्रतिक्रियाओं को दिया। बहुत शुक्रिया अपना वक्त निकालने के लिए। धन्यवाद। तो मोहनलाल बड़ोली को अभी आप सुन रहे थे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, जिन्होंने इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ खास बातचीत की। प्रदेश के तमाम ज्वलंत मुद्दों को लेकर के उन्होंने अपनी जो प्रतिक्रिया है बड़े स्पष्ट शब्दों में रखी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमारे सीएम सैनिक किसान परिवार से हैं और लगातार आप देखिए चूंकि किसान का मुद्दा इस समय काफ़ी गरमाया हुआ है, इसलिए किसानों की हर बात को हम सुन रहे हैं। किसानों के लिए जो बेहतर भारतीय जनता पार्टी कर रही है उतना किसी सरकारों ने नहीं किया है। हमारे सीएम यानी कि नायब सैनिक का जिक्र करते उन्होंने कहा कि वो खुद किसान परिवार से हैं और इसलिए हमारी सरकार किसानों के दर्द को समझती है। उनके हित में जो भी काम है वो लगातार हम कर रहे हैं, उनके समस्याओं का समाधान भी हमने निकाला है। जबकि जो लोग इस विषय पर राजनीति कर रहे हैं उनको अपने प्रदेशों को देखना चाहिए, जहाँ पर गैर भाजपा शासित राज्य हैं उन जगहों पर आप देखिए किसानों की क्या स्थितियाँ हैं। हालांकि किसानों का कूच मर्यादित दायरे में हो और किसानों के प्रदर्शन से किसी को